आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की सियासत की। आप देखिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है और जहां केंद्र में यानी मरकज में और कई सूबों में जिसकी सरकार है, उसके लीडरान और वज़रा की हालत तो देखिए आप। पहले ये एक ख़ास तबके को जलील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सवाल पूछने पर मीडिया को जलील कर रहे हैं। और जब ये बात फैलती है पूरी दुनिया में तो अब देखिए घुटनों पर आ जाते हैं। जहाँ एक खबर इंदौर, जो मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा शहर हिंदुस्तान का, जी हाँ इंदौर, वहाँ से जो खबर आई है, देखिए आपके देश के सबसे साफ सुथरे शहर कहे जाने वाले इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप देखिए कि गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जिस शख्स पर लोगों को साफ पानी पिलाने का जिम्मा है, वो पत्रकार के सवालों को फोकट बता रहे हैं। यानी आप देखिए हालत क्या है, उनके सवालों को घंटा में उड़ा रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आप जब 10 लोग मरे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप सवाल का जवाब देने के बजाय मीडिया पे तंज कर रहे हैं, उन्हें घंटा कह रहे हैं। और आप देखिए वीडियो चल रहा है, मैंने शुरू में आपको दिखाया और मैं 2-3 वीडियोज आपको पेश करूंगा कि हालत तो देखिए क्या हो रही है, किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार ने एक सामान्य और बेहद जरूरी सवाल पूछ लिया तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो तमीज से बात करना ही भूल गए। गलती मंत्री की नहीं, मीडिया की ही है, क्योंकि पत्रकार सरकारों से सवाल करना ही भूल गए हैं। अचानक किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखा दी तो मंत्री भाषा की मर्यादा और तमीज ही भूल गए। वाकई आप देखिए, अब देखना है कि क्या एनडीटीवी अपने पत्रकार के लिए स्टैंड लेगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि क्या है, क्या देखिए, जरा सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो सुना आपने। बाकी अनुराग जी, आपने बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सही जवाब दिया और अच्छे से अपने सवाल पर अड़े रहे, इसके लिए आपको बधाई। तो यहाँ पे आप देखिए सुनील सिंह बाघेल क्या लिखते हैं फेसबुक वॉल पे, वो भी आप देखिए। उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए। इंदौर प्रदूषित पानी से 10 मौतें और जिम्मेदारों के ये तेवर। खैर ये तो होना ही था, जब सत्ता गैर जवाबदेह, निरंकुश और नाकारा हो जाती है, जनता इसी तरह घंटा हो जाती है और लाशें सिर्फ मुआवजे के लिए एक आंकड़ा। ऐसे वक्त में जब कभी जनता के प्रति जवाबदेह रही मीडिया गोदी मीडिया बनकर सत्ता की दरबारी भजन मंडली में झांझ मंजीरा बजा रही हो, धर्म के अफीम में डूबी जनता, हिंदू मुस्लिम के नफरती अंधेरे में धकेली गई जनता, जब अपनी ही बदहाली को सरकार का मास्टर स्ट्रोक मानकर घंटी बजा रही हो, तो फिर इस घंटा पर आश्चर्य क्यों? आज नहीं तो कल हालत तो होनी ही थी। ये हालात तो ये होने ही थे, जनता के हाथ में घंटा ही आना था। जब जगह के नाम बदलने को ही सरकार अपनी काबिलियत का पैमाना मानती हो, तो फिर मध्य प्रदेश के सरकार के कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ मंत्री के लिए चंद महीने की मासूम से लेकर 70 साल तक के बुजुर्गों की मौतें घंटा हो गया से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पर आश्चर्य कैसा, विलाप कैसा? फिर भी इस माहौल में मित्र अनुराग
दुबे जो है कि इस दृढ़ता में उम्मीद के एक किरण जरूर दिखाई देती है। साधुवाद मित्र, हम जैसों को हौसला देने के लिए अब देखिए कि ये तमाम ये खबर छपी, बीबीसी ने छाप दिया हर जगह कि आखिर लोगों की मौत हुई और आप घंटा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सवाल क्यों पूछ रहे हो, आप डांट रहे हैं। और ये मुसलसल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। पत्रकार अगर जेन्युइन सवाल भी पूछ लें, आप डिबेट में देखिए, डिबेट में भी यही हो रहा है कि अगर एंकर जो हमेशा तरफदारी करता है अगर थोड़ा से तिरछा हो जाए, थोड़ा से एक जेन्युइन सवाल पूछ ले तो भड़क जाते हैं साहब, कार्रवाई की धमकी तक देने लगते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा? अब आप देखिए कि माफीनामा आ गया है। एनडीटीवी रिपोर्टर से बदतमीजी भरे लहजे में बात करने के बाद अब आया मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का माफीनामा। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सुनिए कि क्या कहा है, और ये एनडीटीवी ने चलाया है। मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। मतलब क्या है? शांत नहीं बैठेंगे और आप मीडिया के सवालों का जवाब देने के बजाय आप गाली गलौज करेंगे, आप घंटा और डंडा करेंगे। और ये कैलाश विजयवर्गीय पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इनकी जबान हमेशा फिसलती है, इसी तरह के ये बयानात दे रहे हैं। और यही क्या, ज़्यादातर आप मंत्रियों का देखिए कि गिरिराज सिंह हो या और आप देखिए कि वो न जाने क्यों इस तरह की बातें, क्या ये गुरूर है? एक शेर याद आ रहा है कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। क्या सत्ता का नशा इतना चढ़कर बोल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या जवाब दें क्या जवाब न दें? हैं? और आप घंटा और डंडा और इस तरह की बातें, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को चाहिए और बीजेपी के जो आला वहाँ पे हैं वो लोग भी, उनको भी चाहिए कि कम से कम इतना ख्याल ज़रूर रहे कि आप इक़्तिदार में, आप हुकूमत में, आपकी ज़िम्मेदारी है कि जवाब भी दें और आपकी ज़िम्मेदारी है कि काम भी करें। जिस तरह के हालात देश में पैदा हो रहे हैं, आप देखिए एक के बाद एक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरह से यही गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में तलवारें तकसीम की गई हैं, तलवारें बांटी जा रही हैं। हाँ, और जो बयानात जिस तरह के आ रहे हैं, हाँ, यति नरसिंहानंद ने कहा ये साइयस जो है वो बनना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से बयान, एक लड़की का बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि देश की हालत क्या हो रही है और ये किस लिए हो रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में एक नौजवान को मारा गया, हाँ, उसे लिंच किया गया चाकू मार करके। आप सुनिए इस बच्ची का, नॉर्थ ईस्ट का, ये क्या कहना चाहती है। आप जरा सोचिए देश की हालत क्या हो रही, सुनिए जरा इस बच्ची। अपने आप को इंडियन 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 बनते फिरते हैं। आप लोग क्यों अपने आप को इंडियन बोलते हो जब इंडियन लोग ही आप लोग को इंडियन जैसा एक्सेप्ट नहीं करते? आप लोग अपना ही देश में फॉरेनर बन के रह गए हो। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, देहरादून पे त्रिपुरा का लड़का को मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो 4 बंदे ने उसको चिंकी बोला। जब जाके बोला उसको कि हम चिंकी नहीं है, हम इंडियन हैं, तब क्या हुआ, फिजिकल हुआ और उसको चाकू निकाल के एक बंदे ने मार दिया उसको। उसका लास्ट शब्द था वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन। मुझे समझ में नहीं आता ये रेसिज्म क्यों? जब इंडियन खुद नॉर्थ ईस्ट वाले को इंडियन जैसे एक्सेप्ट नहीं करते तो रखा क्यों है? निकाल के फेंको हम लोग को। रखा क्यों है? किसके लिए रखा है? जब हम लोग को इज्जत ही नहीं है अपना देश में, जब हम बोलते हैं हम इंडियन हैं तभी भी मर्डर हो रहे हैं, तो हम क्या बोले, हम पाकिस्तानी हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, हम चाइनीज है बोले? कब आप लोग का ये अनसिविलाइज दिमाग ठीक होगा?
इतना बार हम लोग बोल रहे वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, फिर भी आप लोग चिंकी मोमो नेपाली बोलना कब बंद करोगे? कब? अभी मुझे तो बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, क्या पता कोई मेरे को चिंकी बोल दे और मैं बोलूंगा मैं इंडियन हूं, मेरे को भी मार दिया तो। अभी सब नॉर्थ ईस्ट के दिल में ये खौफ रह गया है। हम लोग इतना अपना गांव से छोड़ के इधर में आते हैं पैसा कमाने के लिए। हम लोग ये सोच के आते हैं कि हमारा देश है, हमारा लोग है, हमारा भाई बहन लोग है। जब इधर आके हम लोग ऐसा ट्रीट होता है, हम आए क्यों? अपना माँ बाप छोड़ के, गरीब माँ बाप घर में छोड़ के इधर कमाने आए ताकि उन लोग का फ्यूचर बेटर बना सके। हम लोग तो ये तो डेली फेस करते हैं, एक दिन का बात नहीं, 2 दिन का, डेली यही फेस करते हैं हम लोग। अब ऑटो वाला तक पूछते हैं हम लोग को, अब चाइना है नेपाल है? अरे वी आर टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू पीपल वी आर इंडियन एंड वी आर नॉर्थ ईस्ट एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो आगे जाके मेरा बच्चे लोग को बोलूंगा कि नॉर्थ ईस्ट से बाहर मत निकलना, ये लोग बहुत खराब है, बहुत खराब लोग हैं यार। तुम लोग कुछ सीखो, कुछ पढ़ो, ऐसा नहीं चलेगा। अपना देश बोले एकता बना के रखना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का मर्डर करते फिरो। पहले जात पात का किया, अभी जात पात छोड़ दिया तो क्या इंसान इंसान पे हमला करेगा? तो सुना आपने ये बच्ची क्या कह रही? आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना खतरनाक ट्रेंड है। अगर इसी तरह से तमाम लोग अपने आप को गैर महसूस समझने लगेंगे, हाँ, आप मुसलमानों को कह देते हैं पाकिस्तानी, गद्दार, देशद्रोही, यहाँ से चले जाएं, 25-30 करोड़ मुसलमान चला जाएगा। और कहाँ जाएगा पहली बात तो, और कैसे जाएगा, क्या मैकेनिज्म है, और क्या उन्हें मार दिया जाएगा? फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट उसको आप अलग करना चाहते हैं। हाँ, आप समझ नहीं रहे, पाकिस्तान सियासी चाल चल रहा है, चाइना सियासी चाल चल रहा है, हाँ, और अब बांग्लादेश भी जिस तरह की पाकिस्तानी साजिशों का शिकार हो रहा है, हाँ, नेपाल उधर पहले ही से शिकार है चाइना का। और आप ऐसी सूरत में हिंदुस्तान को संभालने की बजाय हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ रहे हैं। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत फिर हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं घूम फिर करके उसी पे आके टिक जाते हैं। आखिर क्यों? क्या दिक्कत क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने से कुछ ज्यादा कुछ हो जाएगा? भाई 11-12 साल की मोदी जी की सरकार हो गई केंद्र में, 2 नदियां साफ नहीं हो सकी, 2 नदियां साफ नहीं हो सकी, गंगा जी और जमुना जी। हाँ, नदियां खराब हो रही हैं, हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में नफरत का बाजार गर्म है। और आप देखिए कि जो तंजीमें हैं, हाँ, जो हिंदुत्व के नाम पे इस वक्त सर उठा रही हैं, उनकी हालत क्या है? अगर उन्हें अभी से उन पे लगाम नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि सरकार भी उन्हें नहीं रोक पाएगी और सरकार के लिए ही ये खतरा बन जाएंगे। तो ऐसे में क्या जरूरत है? जरूर गाजियाबाद में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन महज 8 तलवारें बरामद हुई हैं, जबकि जब तलवारें तकसीम हो रही थी तो आप देखिए कि वहां पे दर्जनों तलवारें आपको नजर आ रही। फिर यति नरसिंहानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यूएपीए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो कुछ भी बयान दे देंगे और उन्हें टाल दिया जाएगा कि साहब उनका तो दिमाग खराब है, ये कह करके। अगर कोई दूसरा शख्स इस तरह की बयानबाजी कर देता तो भी उसके डांडे कहां से मिला दिए जाते। सवाल यह है कि इनकी जांच क्यों नहीं होती? आखिर ये किसके इशारे पे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम सरकार में बैठे लोग वो इस तरह की बयानबाजी की हिमायत नहीं कर सकते। मुझे पता है 25 तारीख को भी जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। और सरकार तो क्या, ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? इसका भी सरकार ही तो पता लगाएगी, एजेंसियां ही तो पता लगाएंगी। क्योंकि इस तरह से तो आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिख दिया, उससे क्या सरकार की छवि अच्छी हो रही है? क्या सरकार की छवि अच्छी हो रही है? बहुत बड़े सवाल हैं और कम से कम सर जोड़ करके मोदी सरकार को बैठना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से तो बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी, इस तरह तो देश का विकास नहीं होगा। और फिर आप देखिए कि 15 से 20 लाख लोग जो बड़े अच्छे थे, जो बिजनेसमैन थे, वो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं इस देश से। तो क्या इस तरह से भारत विकसित होगा?
इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। ये गलतफहमी दूर करके और सच्चाई का सामना करते हुए देश को सही राह पे ले जाने की जरूरत है। ये जिस तरह की बातें हो रही उससे कुछ भला होने वाला नहीं। बहरहाल इस तरह की जो भी खबरें होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।